सपूत वह है जो पिता का कर्जा और बेर चुकाए। स्टार लगाना है इसके विग्रह चतुर्थ के। आरपीएससी का फेवरेट राजा ये। इस बार आरपीएससी ने इस राजा महाराजा वाले सेशन से 2 क्वेश्चन पूछे। कितने पूछे? दोनों विग्रह से। एक राजा से पूछ पाछ ली उसने जो 2 पूछने थे, और कल्चर के क्वेश्चन कई से जुड़ते हुए और पूछ लिए। यदि भाई पूछ लिया मोहम्मद शाह किसके दरबार में था, चित्रकार, पर वो अपने कहते पेंटिंग का क्वेश्चन है, राजा का क्वेश्चन नहीं। राजा के जो क्वेश्चन पूछे वो दोनों किसे पूछ लिए थे? विग्रह से पूछ लिए। तो विग्रह बड़ा इंपॉर्टेंट राजा और था भी बड़ा राजा। इतिहासकार हुए दशरथ शर्मा। कौन हुए? और दशरथ शर्मा कहते हैं कि इसका जो शासन काल था वो अजमेर के चौहानों का स्वर्ण काल था। दशरथ शर्मा का एक ही काम है, स्वर्ण काल बताना। दशरथ शर्मा के अनुसार, अकॉर्डिंग टू दशरथ शर्मा, तो कहीं भी आपसे स्वर्ण काल पूछे तो मतलब कौन बता रहा है? इसका शासन काल, हिज रिजीम, अजमेर के चौहानों का स्वर्ण काल था। वो गोल्डन एरा ऑफ चौहान ऑफ अजमेर। अच्छा, इसके अविग्राज से पहले बड़ा राजा कौन था? अरुणराज। अरुणराज को गुजरात का कौन सा राजा हरा के गया था? कुमारपाल। तो इनको लगता था कि यार गुजरात वाले आगे हरा के चले गए, विग्राज पुनः कुमारपाल से लड़ाई करता है, इस बार कुमारपाल को हराता है। तो इसने गुजरात के कौन से चालुक्य राजा को हराया? देखो, इसने गुजरात के कुमारपाल चालुक्य को हराया था। ही डिफीटेड कुमारपाल चालुक्य ऑफ गुजरात। उधर गजनी की तरफ से अटैक हो रहे थे। गजनी की तरफ से जो अटैक हो रहा था, गजनी की तरफ से जो राजा था उसका नाम था खुसरो शाह। क्या नाम था? तो इसका अटैक हुआ, इसने इसको भी हराया, खुसरो शाह को भी हराया। लिख लो, इसने गजनी के खुसरो शाह को हराया था। ही डिफीटेड खुसरो शाह ऑफ गजनी। ये जानकारी है ना अपने को एक बुक में मिलती है। अभी मैं इस बुक के बारे में अपने पढ़ेंगे। उस बुक का नाम है ललित विग्रहराज। क्या नाम है? अभी पढ़ेंगे किसने लिखी, क्यों लिखी, क्या उसमें, पर आप लिख लो कोष्टक में ललित विग्रहराज के अनुसार। तो पूछ लेगी जानकारी कहां मिलती है, तो अपने ध्यान में रहे। ललित विग्रहराज के अनुसार, अकॉर्डिंग टू ललित विग्रहराज। लिख लिया? अब एक बात और सुनो, देखो, हम पढ़ रहे हैं कि गोविंद थर्ड ने गजनी के राजा को मारवाड़ पार नहीं करने दिया। हम पढ़ रहे हैं कि दुर्लभ राज जो था वो इब्राहिम के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया था। जो विग्राज थर्ड था उसने शहाबुद्दीन को हराया था। उसके बाद पृथ्वीराज फर्स्ट जो था उसने बाद में आपके बगुली शाह को हराया था। अजय राज ने गर्जन मातंगों को हराया था। अनुराज ने तुर्कों को हराकर वहां पर अन्ना सागर झील का निर्माण करवाया था। विग्राज ने गजनी के खुसरो शाह को हराया। इसका मतलब अजमेर वाले चौहान लगातार लगातार गजनी वालों से लड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं। अब गजनी वाले इधर आक्रमण करते होंगे तो मंदिर तोड़ते होंगे, गजनी वाले आक्रमण करते होंगे तो यज्ञों को बर्बाद करते होंगे। इसलिए चौहानों के टाइम में वो कहानी है कि यज्ञ को दूषित किया जा रहा है, इसलिए योद्धाओं की आवश्यकता है। कल परसों अपने वो कहानी पढ़ रहे थे कि आबू पर्वत पर यज्ञ हो रहा है, यज्ञ को दूषित करते जा रहे हैं, इसलिए 4 योद्धा उत्पन्न किए गए। वो योद्धा चौहान, चालुक्य, परमार और उन्होंने यज्ञ की रक्षा की। कर रहे हैं ना। कहानी सिंबॉलिक है। कहानी का मतलब वही है कि उधर से अटैक हो रहे हैं, उन अटैक को रोकने के लिए कोई 4 लोगों की आवश्यकता है। एक ऋषि ने 4 लोगों को समझाया कि लड़ो, अब नहीं लड़ोगे तो अपनी पार पड़ेगी। उन 4 लोगों के नाम क्या रहे होंगे? और लड़ रहे हैं। अब लगातार देखिए उनसे किसी ना किसी का युद्ध हो रहा है, और युद्ध करने वाले ज्यादातर कौन है इस साइड के अंदर? चौहान है। आगे हम चालुक्य, परमार, प्रतिहार पढ़ेंगे तो भी हम पढ़ेंगे वो लोग इनसे लड़ रहे थे। तो ये कहानियां इस प्रकार से जुड़ जाती है। तो कहानी का सेंस उस टाइम जब कही होगी तब तो लोग समझते होंगे इसका मतलब यही है। आज अपने जब 1000 साल बाद उसको पढ़ते हैं तब अपने लगता है कि नहीं, अग्नि के अंदर से स्वाहा 4 है बार एक साथ ही है। पहले 3 है, लास्ट में कौन आया? पहले 3 लड़ने गए होंगे, लास्ट में चौहान को भेजा होगा। पहले 3 लड़ने गए होंगे, उनकी पार नहीं पड़ी होगी, बाद में चौहान गए होंगे, पार पड़ी होगी। पड़ रही है, बार बार हम पढ़ रहे हैं, इसको रहा है उसको रहा है ना। विग्रह चतुर्थ की राजधानी है अजमेर। राजधानी कौन सी है? अजमेर। उन दिनों दिल्ली में एक वंश हुआ करता, वंश था तोमर। कौन सा वंश था? विग्रह चतुर्थ दिल्ली की तरफ अटैक करता है, तोमरों को हराता है और इनको अपना सामंत बना लेता है। क्या बना लेता है? मतलब तुम मेरे को टैक्स दो। वो चौहान जो कभी खुद प्रतिहारों को टैक्स दिया करते थे, वो चौहान अब दिल्ली वाले तोमरों कहते तुम हमें, तो शक्तिशाली हो रहे हैं कमजोर। स्वर्णकाल है कि नहीं? देखो, इसने दिल्ली के तोमर राजाओं को हराया। ही डिफीटेड तोमर किंग्स ऑफ दिल्ली। स्टार लगाना क्वेश्चन था इस बार प्री में कि दिल्ली जीतने वाला चौहान राजा कौन था, तथा उन्हें अपना सामंत बना लिया। एंड मेड देम हिज सबऑर्डिनेट्स या फीडल लॉर्ड्स। तो इस बार क्वेश्चन था कि दिल्ली जीतने वाले चौहान राजा को नाम बताइए। तो दिल्ली जीतने वाला चौहान राजा कौन है? दिल्ली में कौन से वंश के राजाओं को हरा रहा है? तो और तोमरों को अपना क्या बना रहा है? अब और सुनो, देखो आगे जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो ज्योग्राफी में पढ़ेंगे इधर हिमालय की जो सीरीज आती है अपने साइड में, उसको कहते हैं शिवालिक। क्या कहते हैं? वो शिवालिक रेंज है, शिवालिक की पहाड़ियां। तो इसने उस शिवालिक की पहाड़ियों में एक अभिलेख लगवाया। कौन सी पहाड़ियों में अभिलेख लगवाया? शिवालिक की पहाड़ियों में एक अभिलेख लगवाया, उसको बोलते हैं शिवालिक स्तंभ। क्या बोलते हैं? हमको ये स्तंभ मिला दिल्ली से। कहां से मिला? उसने तो कहां लगवाया? शिवालिक। लेकिन मिला कहां से? मैं बता दूंगा क्यों मिला। तो आजकल अपने इस पिलर का नाम है दिल्ली शिवालिक स्तंभ। क्या नाम है इसका? लगाया कहां? हमें कहां मिला? है क्या? पिलर। तो अपने एक साथ जोड़ देते हैं, हमें दिल्ली से मिला है शिवालिक का, तो पिलर का नाम क्या हो गया? 2013 के प्रीलिम्स का क्वेश्चन था, दिल्ली शिवालिक स्तंभ कौन से चौहान राजा ने लगवाया? जो दिल्ली जीतेगा वही लगवाएगा। दिल्ली जीतने वाला कौन? इसने दिल्ली शिवालिक स्तंभ लगवाया था। ही इंस्टॉल्ड दिल्ली शिवालिक पिलर।
अब एक बात सुनना, देखो इसके स्टार लगा लो, ये भी 2013 के प्रीलिम्स 13 के प्रीलिम्स का सवाल है, इसलिए मैं कहता हूं पुराने पेपर पढ़ लेने चाहिए। अब यदि कोई हिस्ट्री ना भी पढ़े, पुराने पेपर यदि किसी ने पढ़ रखा, हिस्ट्री पढ़े और पुराने पेपर साथ में पढ़ रखे, तो उसमें था कि भाई दिल्ली शिवालिक स्तंभ लगाने वाला चौहान राजा कौन था? विग्रहराज चतुर्थ। इस बार उन्होंने सेम नहीं पूछा, चेंज कर लिया, दिल्ली जीतने वाला कौन है। मतलब तो वही हुआ ना भाई, उसने जीती तभी उसने वहां पर स्तंभ लगवाया, तो वही कौन आ गया? विग्रहराज चतुर्थ। तो थोड़ा बहुत हेर फेर करके सवाल पूछ लेते हैं, सवाल घूम फिर के वही आते हैं हिस्ट्री के अंदर। तो कौन सा पिलर लगवाया? अब एक बात सुनना, देखो ना, लिखना मत कुछ, इधर ध्यान देना। आप अशोक का नाम सुने, बहुत बड़ा राजा हुआ अशोक। आपने जगह जगह सुना होगा अशोक ने अभिलेख लगवाए थे। क्या लगवाए थे? अभिलेख यही होते हैं, पत्थरों पे लिखे जाते हैं। पत्थर यदि लंबा हो तो पिलर, पत्थर यदि चौड़ा हो तो शिला। या तो पिलर एडिक्ट है या वो रोक एडिक्ट है। लंबा है तब तो पिलर हो गया, और चौड़ा है तब क्या होगी? रोक। तो या तो पिलर एडिक्ट है, रोक एडिक्ट है, शिला लेख है, या क्या होते हैं वो? स्तंभ लेख। अशोक ने इन शिवालिक की पहाड़ियों में एक गांव था, उस गांव का नाम था टोपरा। कौन सा गांव था? टोपरा गांव में अपना अभिलेख लगवाया। उसमें 7 पैराग्राफ है। कितने पैराग्राफ है? तो हम कहते हैं 7 लेख लिखे हुए। कितने लेख लिखे हुए? पहला लेख, दूसरा लेख, तीसरा लेख, चौथा लेख, ऐसे कितने लेख लिखे हुए? 7 लेख। कहां पर, किसने लगवाया? एक पिलर लिया, एक पिलर के ऊपर 7 पैराग्राफ लिख दिए। ये उसका अशोक का टोपरा अभिलेख है। अशोक का कौन सा अभिलेख? टोपरा अभिलेख। नीचे वाली जगह खाली पड़ी है, नीचे वाली जगह में लिखवा दिया अपने वाले विग्रहराज ने। उसने कहा खाली क्यों पड़ी, मैं लिखवा देता हूं। ये शिवालिक की पहाड़ी है। कौन सी पहाड़ी है? शिवालिक की पहाड़ियों में गांव का नाम क्या है? इसलिए ऊपर वाले का नाम तो पड़ गया टोपरा, नीचे वाले का नाम हमने अपने हिसाब से दे दिया शिवालिक। क्या दे दिया? समझने के लिए, पढ़ने के लिए, वरना दोनों को टोपरा दे दो तो फिर कौन से का टोपरा है? वही सेम पिलर, एक ही पिलर है। शिवालिक की पहाड़ियों में टोपरा नाम के गांव में एक पिलर है, उस पिलर पे ऊपर अभिलेख लिखा हुआ है अशोक का, नीचे किसका अभिलेख लिखा हुआ है? तो अशोक को बोलते हैं अशोक का टोपरा अभिलेख, विग्रहराज का शिवालिक अभिलेख। आई बात समझ? बहुत साल बाद में दिल्ली में एक राजा बना, फिरोज तुगलक। कौन राजा बना? एक दिन शिकार विकार खेलने के लिए टोपरा गांव की तरफ आया, उसको पिलर बड़ा पसंद आया, उसने पिलर उखाड़ा और दिल्ली ले जाके लगा दिया। कहां लगा दिया? तो अपने को कहां से मिला? तो अपने इस ऊपर वाले का नाम तो पड़ गया दिल्ली टोपरा, नीचे वाले का नाम क्या पड़ गया? क्या नाम पड़ गया? दिल्ली टोपरा कौन से राजा का है? दिल्ली शिवालिक कौन से राजा का? उखाड़ के कौन लेके गया? आई बात समझ? अब आपसे सवाल ये, विग्रह चतुर्थ का दिल्ली शिवालिक अभिलेख अशोक के कौन से अभिलेख के ठीक नीचे लिखा हुआ है? दिल्ली टोपरा का दो या टोपरा का दो। आगे बात समझ? लिख लो अपने नीचे एक लाइन और बॉक्स में बंद कर लो। यह अभिलेख अशोक के दिल्ली टोपरा अभिलेख के ठीक नीचे लिखा गया है। दिस इंस्क्रिप्शन वाज एनग्रेव्ड, लिखा गया है तो लिख लो इज एनग्रेव्ड। दिस इंस्क्रिप्शन इज एनग्रेव्ड राइट अंडर दिल्ली टोपरा इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका। बड़ा गजब अभिलेख है। विग्रहराज बड़ी शानदार बात लिखता है। तो अशोक की तो धम की बात है, ये करना चाहिए, करना चाहिए, करना चाहिए। वो क्या लिखता है? अपने वाला क्या लिखता है? अपने वाला एक तो लिखता है कि मैंने अभी अभी दिल्ली जीती है और मैं यहाँ पर ये शिवालिक की पहाड़ियों के अंदर पिलर लगवा रहा हूँ, दिल्ली शिवालिक पिलर, क्योंकि मैंने दिल्ली को क्या कर लिया? जीत लिया। पर वो आगे और लाइन लिखता है, लिखता थोड़े दिन पहले मैंने मल्लेच्छों को भी हराया था। किसको हराया था? किसको हराया? मल्लेच्छ मतलब बुरे लोग। अपने यहाँ जो बुरे लोग होते हैं उनको क्या बोलते हैं? मल्लेच्छ। आज भी अपना भाई भी यदि नहाया धोए नहीं रहता, बुरे काम करता, मल्लेच्छ है ना? गंदा लोग, गंदे लोग, जिस पर मल्लेच्छ लोग। अपने मल्लेच्छ बोलते तुर्कों को। मलेच्छ किसको बोलते हैं? ये जो गजनी की तरफ से लोग आते हैं इनको अपने क्या बोलते हैं? मलेच्छ। कारण सिंपल, अपने यहाँ के लोग गाय वगैरह नहीं खाते, वो गाय वगैरह खाते थे, अपनी संस्कृति से भिन्न थे, अलग प्रकार के लोग थे, तो हम उनको क्या कह दिया करते? मलेच्छ। तो लिखता है मैंने अभी थोड़े दिन पहले मल्लेच्छों को हराया। किसको हराया? तथा उनको हराकर अटक नदी के पार भगा दिया। कौन सी नदी के? केवल बात पे ध्यान दीजिए, आपको जो कुछ आता है वो दिमाग से निकालिए, केवल मेरी बात सुनिए आप। कौन सी नदी के पार भगा दिया? मैंने अभी थोड़े दिन पहले मल्लेच्छों को हराया है तथा उन्हें अटक नदी के पार भगा दिया। कौन सी नदी के? मैं चाहूंगा मेरे उत्तराधिकारी, मेरे डिसेंडेंट्स, मेरे जो वंशज, वो इन मल्लेच्छों को अटक नदी पार ना करने दे। मैं चाहूंगा कि मेरे उत्तराधिकारी इन मल्लेच्छों को कौन सी नदी ना पार करने दे? कौन सी नदी के पार भगा दिया? किसको? मल्लेच्छ मतलब किसको बोल रहा हूं? तुर्कों को, गजनी की तरफ से जो भी अटक, वो इसका मतलब है गजनी वाला खुसरो सा आया है, खुसरो सा को उसने हरा के कहां कहां तक छोड़ गया होगा उसको? अटक नदी तक। और वो कह रहा है कि भाई आने वाले टाइम में भी ध्यान रखना इनको अटक क्रॉस करने, क्योंकि अटक क्रॉस करेंगे तो अपने मंदिर तोड़ेंगे, अपने यज्ञ बर्बाद करेंगे, महिलाओं बच्चों के साथ में दुर्व्यवहार करेंगे, अपने यहाँ पे गायें काटेंगे, इसलिए इन लोगों को उधर ही रहने दो, अपने इधर आने देना। इसका मतलब वो बाउंड्री क्या मानता है? बाउंड्री क्या मानता है? उसका मानना है कि हमारी बाउंड्री कहां तक है? अटक। तो अटक के उधर वो कुछ भी करो, हमें कोई लेना देना, पर अटक के इधर आके उनको हम बुरा काम करने, इसका मतलब भारत अपनी सीमा कहां मानता था? क्या मानता था? अटक। अब कहेंगे कि सिंधु नदी तिब्बत से निकलती है तथा पहाड़ों में बहती है। किसमें बहती है? पूरा भारत वो पहाड़ों में चलती है, फिर वो पाकिस्तान में जाती है, तथा पाकिस्तान में पहली बार वह मैदान के अंदर जाती है। उस मैदान का नाम है अटक का मैदान। क्या नाम है? उस मैदान का नाम अटक का मैदान इसलिए क्योंकि वहां पर एक नदी है अटक। कौन सी नदी है? जो सिंधु की सहायक नदी है, सिंधु की ट्रिब्यूटरी है।
तो पाकिस्तान में एक नदी है, उस नदी का नाम क्या है? अटक। कौन सी नदी की सहायक नदी है? उस अटक नदी तक हम अपना देश मानते थे। बेटा ये 1150 के आसपास का अभिलेख है, और अभिलेख में एक नदी का जिक्र, नदी का नाम क्या है? क्या नाम है? अटक। इसके 200 साल बाद, 200 भी नहीं, 400 साल बाद, 1550 के आसपास, 1550 क्या 1570 के आसपास हम आगे बढ़ेंगे। बूंदी में एक राजा बनता है सुरजन। कौन राजा बनता है? जिसकी राजकुमारी भानकंवर कल्ला राय मलोद से शादी करती है। पढ़ा था हमने, बात की थी। सुरजन राजा बनता है। सुरजन अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेता है। इसीलिए मैंने कहानी बताई थी कि अकबर के दरबार में सुरजन बैठा हुआ है, अकबर उसको कह रहा है कि जहांगीर से शादी कर दे, और वो कहता है मैंने कल्ला राय मलोद से सगाई कर दी। बताया था। तो इसका मतलब सुरजन ने किससे संधि कर रखी है? अकबर। सुरजन जब अकबर से संधि करता है तो संधि में एक लाइन लिखवाता है कि मैं तुम्हारी तरफ से लड़ने के लिए कहीं भी चला जाऊंगा, पर अटक नदी पार नहीं करूंगा। क्या पार नहीं करूंगा? कहने का मतलब उसका वही है कि अटक नदी के उस साइड के लोग मल्लेच्छ हैं, मैं उन बुरे लोगों के बीच में जाऊंगा। अटक नदी के उस साइड में गाय खाने वाले लोग रहते हैं, मैं उन गाय खाने वाले लोगों के बीच में जाऊंगा। अटक नदी के उस साइड में मूर्ति पूजा नहीं करने वाले लोग रहते हैं, मैं उन लोगों के बीच में जाऊंगा। अकबर ने कहा ठीक, बाकी जगह जड़ लेगा, तेरे को साउथ इंडिया भेजेंगे, अटक भेजेंगे नहीं। 1150 में विग्रहराज कह रहा है कि मैंने मलेच्छों को कूट पीट के अटक के पार भगाया, आने वाले बच्चों ध्यान रखना, इनको अटक पार करने। 1550 या 1570 के आसपास बूंदी वाला सुरजन कह रहा है अकबर को कि मैं कहीं भी लड़ने के लिए जा सकता हूं, लेकिन क्या क्रॉस नहीं करूंगा। उसके भी 100 साल बाद, उसके भी 100 साल बाद, लगभग 1670 के आसपास में वापस वही बात आ गई। 1670 का दो, उसे थोड़ा बहुत पहले मान लो। मुगल बादशाह बना हुआ है औरंगजेब। कौन बना हुआ है? औरंगजेब अपने अंतिम दिनों में थोड़ा कट्टर होता जा रहा है, कट्टर होता जा रहा है। तो वो चाहता है कि भाई देश की ज्यादा से ज्यादा जो पब्लिक है उसका धर्म परिवर्तन करवा दिया जाए, लेकिन जनता धर्म परिवर्तन करने के लिए तैयार है नहीं। तो औरंगजेब के दिमाग में एक आइडिया है कि यदि मैं सारे राजाओं का धर्म परिवर्तन करवा दूं तो जनता का धर्म परिवर्तन अपने आप हो जाएगा, क्योंकि वो समय था जब कहते यथा राजा, जैसा राजा होगा वैसी क्या हो जाएगी? प्रजा। तो यदि राजाओं को बना दे तो प्रजा अपने आप ही हो जाएगी धीरे धीरे, और राजा थोड़े तो इनको बनाना सरल है, प्रजा तो इतनी सारी, किस किस को बनाएंगे, कैसे बनाया जाए सब राजाओं को? तो उसको किसी ने सलाह दिया, उसके दिमाग में आइडिया आया कि यहाँ के जो राजस्थान के राजा वो अटक नदी के पार नहीं जाते, और इनसे ऐसा मानना है कि अटक नदी के उस पार जाने से हमारा धर्म भ्रष्ट होता है, उस पार हम नहीं जाएंगे। तो यदि इन राजाओं को अटक नदी पार करवा दी जाए तो कई तो अपने आप ही सरेंडर कर देंगे। क्या अटक नदी पार नहीं करनी थी, अटक नदी पार कर ली, इसका मतलब हमारा धर्म क्या हो गया? भ्रष्ट। और रिग्रेट में ही बन जाएंगे ये तो कहते हैं औरंगजेब अपने राजस्थान के सारे राजाओं को अटक नदी के पास लेके गया, यहां से कहा युद्ध करने के लिए चलते हैं, वहां तक गए, और वहां जाने के बाद उसने कहा कि अब अपने कल अटक क्रॉस करेंगे। और जैसे क्रॉस की बात है, सब लोगों में आपस में बात हुई, क्रॉस क्यों करेंगे, क्यों करेंगे, क्यों करेंगे? तो किसी ने कहा कि औरंगजेब उधर ले जाके अपने सबका धर्म परिवर्तन करवाना चाहता है। तो वापस चर्चा हुई कि यार ये तो फंसा दिया, अब क्या किया जाए। जयपुर के राजा मिर्जा राजा जयसिंह, कौन राजा है? सबने मीटिंग की, मिर्जा राजा जयसिंह ने कहा मैं एक प्लान बनाता हूं। मिर्जा राजा जयसिंह औरंगजेब के पास गया, उसने औरंगजेब को जाकर कहा कि भाई कल हम अटक क्रॉस नहीं करेंगे, हम परसों करेंगे। क्यों? कि मेरे अभी अभी जयपुर से समाचार हुआ, मेरे पोता हुआ है, इसलिए कल हम पार्टी करेंगे, और कल की पार्टी के बाद परसों क्रॉस कर लेंगे। तो एक काम करो, कल तुम क्रॉस कर लो, परसों हम क्रॉस कर लेंगे। तो औरंगजेब ने कहा क्यों तुम परसों, क्यों हमारे साथ क्यों नहीं जाओगे, हम कल क्यों करें? सर कोई दिक्कत नहीं, आप कल मत करो, आप भी परसों कर लेना, तो कल हम यहाँ पे यज्ञ करेंगे, आप भी यज्ञ में बैठ। औरंगजेब फालतू ही बात मत कर, मैं एक ही तुम्हारे यज्ञ वेज्ञ में नहीं बैठूंगा। तो सर जैसा आप उचित समझे वैसा कर ले। तो औरंगजेब ने कहा कल हम कर लेंगे, परसों तुम लोग कर लेना, ठीक है। अगले दिन औरंगजेब की पूरी सेना अटक क्रॉस करती है। उसके अगले दिन औरंगजेब की सेना अपनी नावें भेजती है, नदी पार करने के लिए नाव चाहिए, नावें भेजती है कि जाओ उधर जो राजस्थान के हिंदू राजा बैठे उनको इस साइड में लेके आओ। जैसे वो नावें उधर आती है, राजा विरोध करते हैं कि हम इनके अंदर जाएंगे नहीं। एक राजा सबसे आगे निकल के आता है, उन नावों को तोड़ना शुरू करता है। उस राजा का नाम था बीकानेर महाराजा कर्ण सिंह। क्या नाम था? और उन्होंने कहा औरंगजेब का हम बहिष्कार करते हैं, औरंगजेब की सेना का बहिष्कार करते हैं, हम अटक नदी को पार ही नहीं करेंगे। हम समझ गए औरंगजेब उधर ले जाके हमारा धर्म परिवर्तन करवाना चाहता है, इसलिए बाकी जितने राजा थे उन्होंने कहा हाँ हम भी कर्ण सिंह जी का समर्थन करते हैं, हम ये मानते हैं कि हमारा बादशाह औरंगजेब नहीं है, हमारा बादशाह कर्ण सिंह है। उन्होंने वहां पर नारे लगाए, जय जंगलधर बादशाह। क्या नारे लगाए? तो ये जंगलधर बादशाह की उपाधि कर्ण सिंह को अटक नदी के पास में राजस्थान के बाकी राजाओं ने दी, और राजस्थान के बाकी राजा वहां से वापस आ गए, उन्होंने अटक नदी क्रॉस। इस घटना के भी 100 साल बाद या लगभग 70 साल बाद महाराष्ट्र में एक पेशवा बनते हैं, उस पेशवा का नाम है बाजीराव बल्लाल। क्या नाम है? महानतम पेशवा, वही बाजीराव मस्तानी मूवी जो आप देखते हैं वो बाजीराव बल्लाल। और बाजीराव बल्लाल साफ साफ कहते हैं कि मैं मराठों का झंडा अटक से कटक तक फहरा दूंगा। कहां से कहां तक? अटक से कटक। उड़ीसा में बंगाल की खाड़ी में जगह है, कटक के बाद में बंगाल की खाड़ी शुरू हो जाती है, भारत समाप्त हो गया। पर इधर वाली बाउंड्री वो क्या बता रहे हैं? मतलब 1150 में अटक नदी है, 1550 में अटक नदी है, 1650 में अटक नदी है, 1720 में अटक नदी है। कितने कितने वर्षों तक हमने अपनी सीमा क्या मानी होगी? इसलिए बच्चों हमारा बॉर्डर बागा नहीं है, हमारा बॉर्डर क्या है? हमारे पूर्वज चीख चीख के कह के गए थे कि मल्लेच्छों को अटक के पार भगा दिया है। हम चाहेंगे कि हमारी आने वाली पीढ़ियां इनको क्या ना क्रॉस करने दे। इसका मतलब था कि हमारी बाउंड्री कहां तक रखना। और यदि अब हमारी बाउंड्री अटक नहीं है तो ऊपर बैठकर वो कोई विग्राज चतुर्थ, वो कोई जंगलधर बादशाह कर्ण सिंह, वो कोई बूंदी का राजा सुरजन और वो बाजीराव बल्लाल रो रहे होंगे
और देख रहे होंगे कैसी निजली पीढ़ी पैदा हो गई है जो ये और कहती है कि हमारे बॉर्डर कौन सा है, आज के बाद नहीं बताना अपना बॉर्डर। 47 में गलती हुई होगी, बॉर्डर बागा बना दिया, हम चेंज कर देंगे, आज नहीं तो कल करेंगे। तुम जयपुर वाले कहां का पानी पीते हो? बिसलपुर। बिसलपुर, ये बिसलपुर इसी का बसाया हुआ है, विश्वराज चतुर्थ का बसाया बिसलपुर, लिखो। इसने बिसलपुर की स्थापना की, ही फाउंडेड बिसलपुर, तथा यहां पर तालाब व शिव मंदिर का निर्माण करवाया, एंड बिल्ट पॉन्ड एंड शिव टेंपल हियर। इसने एक बड़ा शानदार नाटक लिखा था, इसके नाटक का नाम है हरकेली। क्या नाम है? लिख लो। इसने हरकेली नामक नाटक लिखा था, ही रोट ए ड्रामा नेम्ड हरकेली। कौन सा नाटक लिखा था? अच्छा मुझे बताओ, हर का मतलब क्या होता है? भगवान शिव। क्या मतलब होता है? हर हर डर लगाते हैं, हर का मतलब क्या होता है? शिव। केली का मतलब होता है खेल। केली का मतलब क्या होता है? मतलब भगवान शिव ने क्या खेला? ऐसा कहते हैं अर्जुन को एक बार बहुत ज्यादा घमंड हो गया था, अर्जुन को लगा कि मेरे से बड़ा शिकारी कोई भी नहीं है। भगवान शिव उसका घमंड तोड़ने के लिए आते हैं, शिकारी बन के आते हैं। क्या बन के आते हैं? अर्जुन को हराते हैं। भगवान शिव ने अपना खेल दिखाया, लास्ट में वो अपने रूप में आते हैं, कहते हैं भाई साहब मैं तो बताने आया था कि तेरे से बड़े बड़े लोग भी, इसलिए घमंड करने की कोई आवश्यकता। हर ने केली दिखाई, इसलिए नाम क्या हो गया? ऐसा नाटक साउथ इंडिया में अपने एक बहुत बड़े राइटर वे भारवी। कौन नाटक वे? नाटककार कौन वे? भारवी। और भारवी ने एक नाटक लिखा था बहुत पहले संस्कृत के अंदर, उसका नाम था किरात अर्जुनियम। क्या नाम था? बोलो, देखे नाम बोलो, क्या है? किसने लिखा किरात अर्जुनियम? कौन सा नाटक लिखा, नाम बताओ। देखो दो शब्द है, एक शब्द है किरात और एक शब्द है अर्जुन। एक शब्द है किरात और एक शब्द क्या है? अर्जुन। किरात का मतलब होता है शिकारी। किरात का मतलब क्या था? भगवान शिव क्या बन के? तो किरात और अर्जुन के बीच की लड़ाई, इसलिए नाम क्या हो गया? किरात अर्जुनियम। किसने लिखा? भगवान शिव के खेल पर पहले नाटक किसका लिखा? भारवी का। किस नाम से? किरात अर्जुन। अपने वाले ने इसी कहानी को बेस बना के क्या लिख दिया? पहले पढ़ा तो हरकेली किस नाटक पर आधारित है? किरात अर्जुनियम। जो किसका लिखा हुआ? यह है भारवी के किरात अर्जुनियम पर आधारित है। इट इज बेस्ड ऑन किरात अर्जुनियम ऑफ भारवी। अच्छा एक लिखना और, देखो मैंने कहीं एक लिखा होगा कि गोविंद थर्ड ने गजनी के राजा को मारवाड़ पार नहीं करने लिखा ना। वो गजनी का राजा गजनवी है, तो गजनी गजनी बोलते मेरे दिमाग में उस टाइम निकल गया। लिख लो गजनवी, गजनी का राजा लिखा ना, उसके कॉस्टम लिख लो महमूद गजनवी, क्योंकि बड़ा राजा था तो इसका नाम याद रहे। ठीक है, गोविंद थर्ड में वो लाइन लिखी हुई ना, मेरे उस टाइम दिमाग में, अगर मैं बोलूं फिर वापस अपने को और बात लग गई। हाँ, विगराज के बारे में और पढ़ते हैं। देखो, अर्णोराज के दरबार में दो जैन विद्वान थे, देवबोध और एक कौन था? धर्मघोष। तो अर्णोराज के दरबार में थे तो विगराज के भी कंटिन्यू हो गए, बाप के दरबार में थे, बाद में इसके दरबार में भी आ गए। धर्मघोष ने विग्रहराज को कहा, देखो भाई वैसे तुम राजा महाराजा हो, तुम्हारा खान पान अलग प्रकार का होता है, मांस मदिरा का पालन करने वाले लोग हो, मांस खाते हो तुम लोग, पर यार कभी कभी तो रेस्ट लेना चाहिए। विग्रहराज ने कहा ये बात तो सही है। तो उसने धर्मघोष के कहने पर एकादशी को जीव हत्या रोक बैन कर दी थी, कि 11 के दिन कोई भी मांस, 11 तो समझते हो, आज भी अपने घरों में 11 के दिन व्रत रखे जाते हैं, 11 वाले दिन थोड़ा खान पान का ध्यान रखा जाता है। कोई पूछेगा कौन से चौहान राजा ने एकादशी के दिन जीव हत्या पर रोक लगा दी थी? किसके कहने पे? तो पूरा नाम था उसका धर्मघोष सूरी। क्या नाम था? सूरी। मेरा बताया जिनके नाम के पीछे सूर्य लगे वो सारे कौन है? जैन। देख लो, धर्मघोष सूरी के कहने पर, ऑन एडवाइस ऑफ धर्मघोष सूरी, इसने एकादशी को जीव हत्या पर रोक लगा दी थी। ही पुट बैन ऑन एनिमल किलिंग ऑन एकादशी। अब इससे भी ज्यादा याद करने वाली बात देखो, अजमेर में जो इनकी राजधानी थी वहां पर एक संस्कृत का स्कूल बनवा था, इसका नाम था सरस्वती कंठाभरण। क्या नाम था? क्या है सरस्वती कंठाभरण? संस्कृत स्कूल। कहां बनाई गई? किसके द्वारा बनाई गई? किस नाम से बनाई गई? सरस्वती। एक संस्कृत की स्कूल बनाई थी इसने। इस स्कूल की जो दीवारें थी उन दीवारों पर अपना नाटक लिखवाया। कौन सा? एक वो किताब और लिखवाई आपकी, ललित विग्रहराज। कौन सी? पढ़ा था हमने? मैं अभी बता दूंगा किसने लिखी, क्या लिखी, एक बार इतना याद रखना है कि संस्कृत पाठशाला जो थी उसकी दीवारों पर 2 नाटकों की या 2 पुस्तकों की पंक्तियां लिखी हुई थी। वो 2 पुस्तकें कौन कौन सी थी? कौन कौन सी? एक तो हरि के लिए नहीं, आप कहीं नोट्स में किसी बुक में हरि को ली नाम पढ़ लेंगे, प्लीज हरि के लिए नहीं बोलना है इसको। हरि का मतलब भगवान विष्णु है, अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जब आप हरि के लिए बोलते हो इसका मतलब भगवान विष्णु का गेम, जब आप हर के लिए बोलते हो तो शिव जी का खेल। जबकि हम जानते हैं किरात अर्जुनियम पर आधारित है, किरात शिव जी बन के आए थे, तो ये शिव जी की कहानी है। तो हरि के लिए नहीं बोलना, क्या बोलना है? तो शिव जी को तो बोलते हैं हर 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 महादेव बोलते हैं, और भगवान विष्णु को क्या बोलते हैं? हरि। क्या बोलते हैं? इसलिए जब आप कहते हो हर प्रिया, क्या बोलते हो? मतलब माँ पार्वती। जब आप कहते हो हरि प्रिया मतलब लक्ष्मी, है ना? तो शब्द अलग अलग अर्थ देंगे, तो हर अलग होता है, हरि अलग होता है। तो कौन कौन से नाटक लिखवाए थे इसके अंदर बताओ? एक तो हर के लिए, और दूसरा कौन सा? लिखो। इसने अजमेर में सरस्वती कंठाभरण नामक संस्कृत पाठशाला की स्थापना की थी। He set up संस्कृत स्कूल named सरस्वती कंठाभरण एट अजमेर। इस पाठशाला की दीवारों पर, ऑन वॉल्स ऑफ दिस स्कूल,
हरकेली तथा ललित विग्रहराज की पंक्तियां लिखी गई थी। लाइन्स ऑफ हरकेली एंड ललित विग्रहराज वर एनग्रेव्ड। कल मैं आपको बता रहा था कि अजमेर का अंतिम चौहान राजा हुआ था हरिराज। कौन हुआ था? और फिर मैंने कहा था हरिराज मर गया था और तुर्कों ने अजमेर पर क्या कर लिया? कब्जा। जिस तुर्क ने कब्जा किया था ना, उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या नाम था? अजमेर पे कब्जा करने वाला तुर्क कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। अब कुतुबुद्दीन ऐबक को लगा कि यार अपने को एक नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद चाहिए, तो क्या किया जाए? तो उसने इस संस्कृत पाठशाला को तोड़ा और इसको तोड़ के एक मस्जिद में बदल दिया। किसमें बदल दिया? उसने कहा भाई यहाँ पर हम नमाज वगैरह पढ़ लेंगे, इसको हम मस्जिद बना लेते हैं। तो संस्कृत पाठशाला को तोड़कर क्या बना दी गई? मस्जिद। तो कोई पूछे कि संस्कृत पाठशाला किसके द्वारा बनाई गई थी? विग्रहराज चतुर्थ। उसको तोड़ किसके द्वारा किया? कुतुबुद्दीन ऐबक। और तोड़कर क्या बना दी गई? वो जो मस्जिद बनी थी, उस मस्जिद के पास में एक संत रहते, उन संत का नाम था पीर पंजाब सा। संत का नाम क्या था? ऐसे संत जिनको हिंदू और मुसलमान दोनों मानते हैं, उनको हम बोल देते हैं पीर। क्या बोलते थे? हिंदुओं में जो देवता है, मुसलमानों में उसे क्या कर दिया हमने? पीर। तो मुसलमान एक संत हुए, उन संत का नाम क्या था? पंजाब सा। संत बन गए इसलिए हम क्या बोलने लगे? पीर। तो नाम क्या हो गया उनका? पीर पंजाब सा। ये पीर पंजाब सा यहाँ अजमेर में इस मस्जिद के एकदम पास में रहा करते थे। इन पीर पंजाब सा का इस मस्जिद के पास में 2.5 दिन का मेला लगता था। कितने दिन का मेला लगता? मुसलमानों में मेले को बोलते हैं उर्स। क्या बोलते हैं? हिंदुओं के अंदर जो मेला है, मुस्लिमों में वही क्या हो जाता है? उर्स। तो अजमेर में एक संत हुए, उन संत का नाम क्या था? पीर पंजाब सा। उनका मेला कितने दिन तक लगता है? 2.5 दिन तक। किसके पास में? मस्जिद। जो मस्जिद पहले क्या हुआ करती थी? संस्कृत पाठशाला। तो फिर ये कौन सी मस्जिद है? तो जिसके बाद 2.5 दिन का मेला लगता है। 2.5 दिन का मेला वाली मस्जिद, इसलिए नाम पड़ गया 2.5 दिन का झोंपड़ा। क्या नाम पड़ गया? तो जिसको आप 2.5 दिन का झोंपड़ा कहते हो, वास्तव में वो एक मस्जिद है। मस्जिद से पहले वो क्या हुआ करती है? एक संस्कृत पाठशाला। और 2.5 दिन का झोंपड़ा उसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसके पास 2.5 दिन का क्या लगता था? मेला। मेले क्या बोलते हैं? उर्स। उर्स किसका? पीर पंजाब सा। किसका उर्स? पहले बड़ी सारी बात देखो। देखो कालांतर में, लाइन चेंज करके लिखना, कालांतर में लेटर ऑन कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस पाठशाला को तोड़ दिया था। कुतुबुद्दीन ऐबक डिमोलिश्ड दिस स्कूल, तथा इसे एक मस्जिद में बदल दिया था, एंड चेंज्ड इट इन ए मॉस्क, जिसे 2.5 दिन का झोंपड़ा कहा जाता है, विच इज नोन एज 2.5 दिन का झोंपड़ा। अब जब उसने इसको तोड़ा था ना, तो तोड़ने के बाद उसने अभिलेख भी लगवाया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने पूरा अभिलेख लगवाया। अभिलेख लगवा के लिखा कि हाँ भाई हमने तोड़ा, और नाम बताए कि किस किसने मिलकर तोड़ा। तो वो फारसी भाषा का अभिलेख है। कौन सी भाषा का? क्योंकि मुसलमानों के आने के बाद भारतीय भाषा कौन सी हो गई थी? फारसी। तो फारसी भाषा का अपना सबसे पुराना कोई अभिलेख है तो अजमेर वाला ही, क्योंकि तुर्कों का कब्जा उसी टाइम हुआ था, सबसे पहले कब्जा करने वाला वही था। तो फारसी भाषा का अभिलेख उनका ही मिलेगा, लिख लो। उसने यहाँ पर फारसी अभिलेख भी लगवाया था। He also installed a Persian inscription here. उसने किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक। उसने यहाँ पर एक फारसी अभिलेख भी लगवाया था। He also installed in Persian inscription here. कब का अभिलेख है वो? 1200 ईस्वी का अभिलेख। अब लाइन चेंज करके लिखो। इस मस्जिद के पास नियर दिस मॉस्क, पीर पंजाब सा का 2.5 दिन का उर्स लगता है। 2.5 days उर्स ऑफ पीर पंजाब सा इज कंडक्टेड या इज सेलिब्रेटेड। पीर पंजाब सा का 2.5 दिन का उर्स लगता है। तो मुझे कुतुबुद्दीन ऐबक बेचारा बड़ा भला आदमी लगता है कि उसने तोड़ के बाकायदा लिखा कि हमने तोड़ी भाई साहब, है ना, बता के जा रहे हैं फलान जी फलान जी फलान जी ने इतने दिन के अंदर तोड़ दी। पूरा टाइम बताया, कौन कौन लगा था, कितने बजे तोड़ने शुरू की थी, कब तक हमने तोड़ दी थी। तब कोई आपसे पूछे कि 2.5 दिन का झोंपड़ा क्या है? मस्जिद। क्या है? इससे पहले क्या थी? संस्कृत पाठशाला का नाम क्या था? सरस्वती कंठाभरण। किसने बनाई थी? दीवारों पर किस किस की लाइन लिखवाई? हरकेली और किस किस की? हरकेली और लिखो दरबारी विद्वान, कोर्ट स्कॉलर्स। लिखो सोमदेव। और सोमदेव की बुक का नाम है ललित विग्रहराज। इस बार प्री में क्वेश्चन था, स्टार लगा लो। सोमदेव। सोमदेव की बुक का नाम क्या है? ललित विग्रहराज। अपने ऊपर पढ़ा था कि ललित विग्रहराज के अनुसार इसने गजनी के राजा खुसरो शाह को हराया था, पढ़ रहे थे अभी, वो यही है। तो उस ललित विग्रहराज का राइटर कौन है? तो इस ललित विग्रहराज में विग्रहराज चतुर्थ और उसकी एक रानी की प्रेम कहानी है। रानी का नाम है दैसल देवी। क्या नाम है? तो किस किस की प्रेम कहानी बताओ देंगे, लिख लो इस पुस्तक में। इन दिस बुक विग्रहराज चतुर्थ तथा दैसल देवी की प्रेम कहानी का वर्णन है। लव स्टोरी ऑफ विग्रहराज फोर्थ एंड दैसल देवी इज मेंशन्ड, इज डिस्क्राइब्ड। अब लिख लो उपाधियां। कौन सा नगर बसाया था? बिसलपुर, इसलिए उपाधि एक बिसल देव। क्या उपाधि है? बिसल। इसके दरबार में कवि रहते थे, इसलिए कि उपाधि कवि बंधु, फ्रेंड ऑफ पोइट्स, वो कवियों का बंधु था।
दोनों लिख लेना आपने, इंग्लिश वाले ना, कवि बंधु भी लिखना और ये फ्रेंड ऑफ पोएट्स भी लिख लेना, कई बार कोई ट्रांसलेशन कर देता है उसका। फिर क्या क्या उपाधि है बताओ देखे। तो बिसल, एक तो बिसल देव और दूसरी कौन सी, कवि बंधु। ये कवि बंधु जो इसकी उपाधि है ना, ये उसी बुक में लिखी हुई है, पृथ्वीराज विजय में। किसमें लिखी हुई है? जिस पृथ्वीराज विजय में गोविंद थर्ड की क्या उपाधि है, वेरी घट, विग्रह चतुर्थ की उपाधि क्या, कवि बंधु, उसमें लिखा हुआ है जिस दिन विग्रह चतुर्थ की मृत्यु हुई कवि अनाथ हो गए थे। कवियों का भाई अब कोई भी बचा नहीं था, कवियों का अब दोस्त बचा नहीं था, तो कवियों का बंधु है इसका मतलब, कवियों को अपने दरबार में रखने वाला है। तो कोष्टक में लिखो विग्रहराज सॉरी पृथ्वीराज विजय के अनुसार, अकॉर्डिंग टू पृथ्वीराज विजय। कोई पूछे कवि बंधु उपाधि किसके अनुसार है, कौन सी पुस्तक में दी गई, तो कौन सी पुस्तक में, पृथ्वीराज विजय। एक राइटर हुए, एक विद्वान व्यक्ति हुए जिनका नाम है किलहॉर्न। क्या नाम था? एक यूरोपियन विद्वान है, उन यूरोपियन विद्वान का नाम क्या है, किलहॉर्न। किलहॉर्न ऐसा कहते हैं कि यदि विग्रह चतुर्थ की राजा वाली बातें छोड़ दी जाए, उसकी केवल राइटिंग स्किल देखी जाए, तो कितना अच्छा राइटर था, तो उसकी तुलना आप दो लोगों से कर सकते हैं। एक तो कालिदास से। किसे कर सकते हैं? कालिदास यार कितने बड़े संस्कृत के राइटर हुए, कभी नाम सुना अभिज्ञान शाकुंतलम, है ना। या वो कहता है इसकी तुलना एक और बहुत अच्छे राइटर हुए, आप एंशिएंट पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, बहुभूति। कौन हुए? तो किलहॉर्न के अनुसार विग्रह चतुर्थ की तुलना किस किस से की जा सकती है, कालिदास और, या कोई पूछेगा कालिदास और बहुभूति की तुलना कौन से चौहान राजा से की जाती है? विग्रह के साथ कालिदास और बहुभूति की तुलना कौन करता है? स्टार लगा के लिखो, किलहॉर्न के अनुसार, या किलहॉर्न ने, ये लिखो किलहॉर्न ने विग्रह चतुर्थ की तुलना कालिदास तथा बहुभूति से की थी। किलहॉर्न कंपेयर्ड विग्रह फोर्थ तो कालिदास एंड बहुभूति। तो कालिदास और बहुभूति के साथ विग्रह की तुलना कौन करता है? किलहॉर्न। कौन करता है? विग्रह चतुर्थ के मरने के काफी वर्षों बाद, इसके दरबार में नहीं, इसके मरने के भी काफी वर्षों बाद। अपने राजस्थान में एक राइटर हुए जिन राइटर का नाम था नरपति नालह। क्या नाम था राइटर का? क्या नाम बताओ देखे? नरपति नालह नाम करके राइटर, इसके दरबार में नहीं थे, बहुत साल बाद में एक राइटर हुए नरपति नालह, जिन्होंने इसके ऊपर एक बुक लिखी। उस बुक का नाम है बिसल देव रासो। क्या नाम है? इसकी उपाधि बिसल देव थी, इसलिए बुक का नाम क्या हो गया? मैंने कहा था रासो मतलब साहित्य, पृथ्वीराज पे लिखो तो पृथ्वीराज रासो, हमीर पे लिखो तो अमीर रासो, प्रताप पे लिखो तो प्रताप रासो, और बिसल देव पे लिखो तो बिसल देव रासो। इस बिसल देव राज में विग्रहराज और इसकी एक और कोई रानी की प्रेम कहानी, उसका नाम था राजमती। क्या नाम था? तो किस किस की प्रेम कहानी है? विग्रह चतुर्थ और राजमती। ये जो बुक है आपकी बिसल देव रासो, ये वास्तव में गोडवाड़ी भाषा में लिखी हुई है। कौन सी भाषा में लिखी हुई है? गोडवाड़ी भाषा के अंदर लिखी हुई है। गोडवाड़ी वास्तव में अपने पाली से लेकर जालोर के बीच में बोली जाती है। कहां से कहां के बीच? पाली से जालोर वाला जो इलाका है, इसके बीच का जो क्षेत्र है उसको बोलते हैं गोडवाड़। क्या बोलते हैं? तो गोडवाड़ की जो भाषा थी वो कौन सी होगी? कौन सी होगी? गोडवाड़ी। तो नरपति नालह की बुक का नाम, किस किस की प्रेम कहानी है? विग्रह चतुर्थ और राजमती की। कौन सी भाषा में? गोडवाड़ी। कहां बोली जाती? पाली और जालोर। लिख लो, नीचे अलग से लिखना, फिर अपने बॉक्स बंद कर लेंगे। नरपति नालह ने गोडवाड़ी भाषा में बिसल देव रासो लिखी थी। नरपति नालह रोट बिसल देव रासो इन गोडवाड़ी लैंग्वेज। इसमें विग्रह चतुर्थ तथा राजमती की प्रेम कहानी का वर्णन है। लव स्टोरी ऑफ विग्रह फोर्थ एंड राजमती इज मेंशन्ड इन इट। गोडवाड़ी पाली तथा जालोर में बोली जाती है। नीचे अलग से एक लाइन लिख लो ताकि इसके बारे में भी जानकारी मिल जाए। गोडवाड़ी पाली तथा जालोर में बोली जाती है। गोडवाड़ी इज स्पोकन इन पाली एंड जालोर। तो नरपति नालह की बुक का नाम क्या है? बिसल देव। दरबार में नहीं था ये, बिसल देव के दरबार में नहीं था, बहुत वर्षों बाद में इसने ये बुक लिखी थी, पर बिसल देव को केंद्रित करके बुक लिखी गई, इसलिए हमने यहां पर पढ़ ली। बॉक्स बंद कर दो अलग से इसको। कौन सी भाषा के अंदर लिखी हुई है? गोडवाड़ी, जो कि कहां बोली जाती है? पाली और जालोर। अगला राजा लिखो अपर गांगे।